हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट की हिंदी व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे के निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन है सागर मुद्रा, नदी की बांक पर छाया, आंगन के पार द्वार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर ऑप्शन ए है। पहले है सी, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा। फिर है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। बी, नदी की बांक पर छाया। अब इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार का समय है 1961 ईस्वी। सागर मुद्रा 1970। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973। नदी की बांक पर छाया 1981। क्वेश्चन नंबर 2 है, छायावाद के बारे में सही कथन है। छायावाद के जन्म में रीतिवाद का विरोध नहीं था। रीतिकालीन अतिशय श्रृंगारिकता के कारण छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम से लेकर चला है, वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। डी है, मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, सी और डी। सी क्या है? छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला, वहाँ तक रहस्यवाद के अंतर्गत आता है। डी है मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही काव्य में छायावाद का जन्म हुआ। ये दोनों राइट आंसर है। इसका व्याख्या है, छायावाद के बारे में सी और डी सही है। छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है, वहाँ तक तो रहस्यवाद के अंतर्गत रहा है तथा मानवतावादी दृष्टि के पेट से ही छायावाद का जन्म हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपर्युक्त संवाद गोदान के किन पात्रों के मध्य हुआ था? ऑप्शन है मालती और मेहता, धनिया और होरी, झुनिया और गोबर, गोविंदी और खन्ना। राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर है ए, मालती और मेहता के बीच। क्या तुम इतना भी नहीं जानती, ये वाला हो जाएगा मालती और मेहता। इसका व्याख्या देख लेते हैं। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि नारी परीक्षा नहीं चाहती, प्रेम चाहती है। परीक्षा गुणों को अवगुण, सुंदर को असुंदर बनाने वाली चीज़ है। प्रेम अवगुणों को गुण बनाता है, असुंदर को सुंदर। उपर्युक्त संवाद गोदान उपन्यास के पात्र मालती और मेहता के मध्य हुआ है। गोदान 1936 ईस्वी उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इस उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्र हैं, देखिए यहाँ पे पात्र भी पूछ सकता है कि गोदान के पात्र कौन हैं, तो होरी, धनिया, झुनिया, गोबर, दातादीन, गोविंदी, खन्ना, राय साहब आदि। क्वेश्चन नंबर 4 है,
मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। राम और काम का द्वंद्व, पति पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति, सांसारिकता के प्रति पुनः आसक्ति, काशी की वेश्या के प्रति तुलसी का सफल प्रेम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। मानस का हंस उपन्यास में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए है राम और काम का द्वंद्व। ऑप्शन नंबर बी है पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति। ओके, इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। मानस का हंस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व तथा पत्नी के प्रति अतिशय आसक्ति भाव वर्णित है। मानस का हंस 1972 ईस्वी में। उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर। यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। मानस का हंस तुलसीदास के व्यक्तित्व पर आधारित है। नागर जी द्वारा लिखित उपन्यास और हैं जो महाकाल 1947, सेठ बांके लाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाली मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य, ये भी अमृतलाल नागर का है 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नैन 1981, बिखरे तिनके 1982, करवट 1985, पीढ़िया 1990। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिर्फ गौड़ कल्पना की है? अचेतन, संगठन, अनैच्छिक, विघटन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विघटन। विघटन गौड़ कल्पना की विशेषता है। कॉलरिज ने कल्पना के दो भेद किए हैं, मुख्य कल्पना, गौड़ कल्पना। कॉलरिज के अनुसार मुख्य कल्पना अचेतन और अनैच्छिक है। यह केवल निर्माण और संगठन का कार्य करती है, जबकि गौड़ कल्पना चेतन और ऐच्छिक है। यह विघटन, संगठन और विनाश तथा निर्माण दोनों का कार्य करती है, गौड़ कल्पना। क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी बनता है। वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तैयार करने में, मेहनत के लिए मेरी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है उदात्त प्रेम, लोक संस्कृत का सजीव और रसिक अंकन, वैशाली और तक्षशिला गणराज्यों का इतिहास, ईसा पूर्व बौद्धकालीन भारत की संस्कृति। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए और बी। ए और बी में देखते हैं क्या है। उदात्त प्रेम, बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय है उदात्त प्रेम, लोक संस्कृत का सजीव और रसिक अंकन।
बाणभट्ट की आत्मकथा का केंद्रीय विषय उदात्त प्रेम तथा लोक संस्कृति का सजीव रसिकता का अंकन है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1940 ईस्वी उपन्यास के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं बाणभट्ट, निपुणता, निर्गुणिया, चारुचंद लेख 1963 ईस्वी, पुनर्वा 1973 ईस्वी, अनाम दास का पोथा 1976 ईस्वी इनके अन्य उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता और फैलता है और जनमानस के सांस्कृतिक पुख्तापन को जिंदा रखता है। उपयुक्त व्यक्ति निम्नलिखित में से किस उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है जिंदगी नामा, समय सरगम, दिलो दानिश, मित्रों मरजानी। राइट आंसर है जिंदगी नामा। ओके, यह एक ऐसा इतिहास है जो लोकमानस की भागीरथी के साथ बहता, पनपता, फैलता है और जन सामान्य के सांस्कृतिक पुख्तापन में जिंदा रहता है। उपयुक्त व्यक्ति जिंदगी नामा उपन्यास के आरंभ में रचनाकार के द्वारा लिखा गया। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी उपन्यास की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। इनके द्वारा लिखित औपन्यासिक कृतियाँ हैं मित्रों मरजानी 1967 ईस्वी, सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी, दिलो दानिश 1993, सरगम 2000 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। साफ दिख भी नहीं रहा है। सी। विलियम वर्ड्सवर्थ ए का 4। विलियम वर्ड्सवर्थ ए का 4। पद्य और काव्य की भाषा के भेद वही हैं। पद्य और काव्य की भाषा के भेद वही हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ। बी का 1। सच्ची आलोचना का लक्ष्य कवि नहीं कविता है। टी.एस. इलियट। मन आवेगों का तंत्र है। मन आवेगों का तंत्र है। आई.ए. रिचर्ड्स। कॉलरिज। गौड़ कल्पना वस्तु और रूप में संपत्ति स्थापित करती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाकवि की तर्जनी आवारा भीड़ के खतरे, आस्था और संदर, राह किनारे बैठ। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। महाकवि की तर्जनी कुबेर नाथ राय।
आवारा भीड़ के खतरे, बी का हो जाएगा हरिशंकर परसाई। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा। राह किनारे बैठ शरद जोशी। आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं। आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रच्छन्न प्रेम, पुरुष की निरंकुशता। राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, बी और सी। बी सी। बी में क्या है? बी और सी, पिता की हत्या का प्रतिशोध। आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय हैं पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रच्छन्न प्रेम। ओके। आकाशदीप कहानी का वर्ण विषय पिता की हत्या का प्रतिशोध तथा प्रच्छन्न प्रेम है। यह कहानी संग्रह के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, जिसका प्रकाशन 1929 से भारती भंडार इलाहाबाद से हुआ। इसमें संकलित कहानियों की संख्या 19 है। आकाशदीप कहानी में 19 कहानी संकलन है। आकाशदीप कहानी की मुख्य पात्र चंपा और बुद्धगुप्त हैं। ऐसे भी पूछ सकता है कि यहाँ से भी देखिए क्वेश्चन बन सकता है, आकाशदीप कहानी की मुख्य पात्र कौन है? चंपा और बुद्धगुप्त। चंपा और बुद्धगुप्त। चंपा और बुद्धगुप्त। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और अरु रोवे। इस कविता का सही प्रतिपाद्य है। संसार के सभी लोग भौतिक रूप से सुखी और समृद्ध हैं। बी, आर्थिक अभाव के कारण कबीर दुखी हैं। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्ति होने की तड़प थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। इसमें से सही हो जाएगा राइट आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। सी और डी। सी और डी है। कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्ति की होने की तड़प थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। व्याख्या है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। इस कविता का सही प्रतिपाद है कि कबीर को संसार की नश्वरता का बोध था, इसलिए उनमें इससे मुक्ति होने की तड़प थी। दुनिया के लोग संसार की नश्वरता के बारे में जानते हुए भी बेपरवाह थे। कबीर दास एक महान संत, समाज सुधारक कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, शबद, रामायणी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, प्राकृत, तुर्की। आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, तुर्की। तुर्की आर्य भाषा में शामिल नहीं है। तुर्की आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। तुर्की तुरानी परिवार की भाषा है। तुर्की किस परिवार की भाषा है? तुरानी परिवार की भाषा है। इसके अंतर्गत चीनी, जापानी, तुरानी के अंतर्गत चीनी, जापानी और क्या है,
मुगली आदि भाषा आती है, जबकि यूनानी, लैटिन और तथा प्राकृत आर्य भाषा की परिवार की भाषाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है अभिकथन। उत्तर आधुनिकता मानव यथार्थ की संपूर्णता की अवधारणा का खंडन करती है, क्योंकि मानव यथार्थ विखंडित, बहुवाची और परिवर्तनशील है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए कथन कौन सा सही है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। ऑप्शन है नीड़ का निर्माण, फिर आज के अतीत, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर। राइट आंसर हो जाएगा आज के अतीत, इनका नहीं है। आज के अतीत हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। आज के अतीत 2003 आत्मकथा के लेखक हैं भीष्म साहनी। आज के अतीत के लेखक हैं भीष्म साहनी। हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इनकी आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। क्या भूलूं क्या याद करूं प्रथम है 1969, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। क्वेश्चन नंबर 17 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पात्र और उपन्यास के नाम हैं परीक्षा गुरु, देवरानी जेठानी की कहानी, शेखर एक जीवनी, गोदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लाला मदन मोहन हो जाएगा परीक्षा गुरु, और सर्वसुख बनिया देवरानी जेठानी की कहानी, और शारदा शेखर एक जीवनी, गोविंदी गोदान। ऑप्शन नंबर 18 है इसमें से तत्सम शब्द नहीं है। आज्ञा, राय, सर्व, स्वामी। राय राइट आंसर हो जाएगा राय। राय तत्सम शब्द नहीं है, ये है तद्भव शब्द। राय तत्सम शब्द नहीं है, राय तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप राजा होता है, जबकि आज्ञा, सर्व, स्वामी तत्सम शब्द हैं। वे शब्द जो संस्कृत से निकलकर हिंदी में ज्यों के त्यों बिना परिवर्तन किए प्रयोग हो रहे हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम तद्भव रूप इस प्रकार है आज्ञा आन, आज्ञा का आन, सर्व सब, स्वामी साईं। क्वेश्चन नंबर 19 है आए जोग सिखावन पाड़े पद में से संबंधित सही तथ्य है। गोपियाँ खुश होकर कहती हैं कि पंडित जी हमें ज्ञान देने आए हैं। हम भी है हमारे परम धर्म कृष्ण हैं, धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। दूध घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव जी हमारे गांव में चोर पकड़ने आए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी। राइट आंसर हो जाएगा बी और सी। देख लेते हैं बी और सी क्या है। आए जोग सिखावन पाड़े, बी और सी। हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करती हैं। सी हो जाएगा दूध
घी और भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। ओके, इसका व्याख्या है। आए जोग सिखावन पांडे पद से संबंधित सही तथ्य है कि गोपियाँ ऊधो को तंज कसते हुए कहती हैं कि हे ऊधो, हमें निर्गुण ब्रह्मा की शिक्षा मत दो, हमारे परम धाम कृष्ण हैं और हम सब उन्हीं से प्रेम करते हैं। हे ऊधो, दूध घी भात खाने से भूख मिटती है, हवा खाने से नहीं। उक्त पद भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। शुद्ध प्रेम, क्वेश्चन नंबर 20 है। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, विजय देवनारायण शाही, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य क्षेत्र में एक अद्भुत रत्न है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। शुद्ध प्रेम मार्गी सूफी कवियों की शाखा में सबसे प्रसिद्ध जायसी हुए, जिनकी पद्मावत हिंदी काव्य की क्षेत्र में अद्भुत रहा है। जायसी और उनकी पद्मावत के बारे में उपयुक्त मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग से अकेली ट्रेजेडी कृति कहा है। विजय देवनारायण शाही ने। क्वेश्चन नंबर 21 है। धरती धन्ना अपना उपन्यास आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर, स्वाधीनता आंदोलन पर, आपातकाल पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ए और बी क्या है? पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर और दलित जीवन पर। धरती धन्ना अपना पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर, दलित जीवन पर। इसका हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। धरती धन्ना अपना पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि पर दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है। इस उपन्यास के लेखक हैं जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी अन्य औपन्यासिक रचनाएं हैं यादों का पहाड़ 1966, आधा फूल 1973, कभी ना छोड़े खेत 1976, मुट्ठी भर कांकर, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जगदीश चंद्र 1976, टुंडा लाट 1978, घास गोदाम 1985, नरक कुंड के वाश 1994, लाट की वापसी 2000, जमीन तो अपनी थी 2001 आदि। ये है जगदीश चंद्र की। क्वेश्चन नंबर 22 है। आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ का दर्शाया गया है? देवानंदपुर, भागलपुर, बसंतपुर, कृष्णपुर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 देवानंदपुर। आवारा मसीहा शरद चंद्र का जन्म स्थान देवानंदपुर। आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान देवानंदपुर में दर्शाया गया है। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में शरद चंद्र की जीवनी है। इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 23 है। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम
तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भाग धाम। उपयुक्त छंद से स्पष्ट है कि प्रसाद ने निवृत्त मार्ग पर प्रतिपादन किया है, प्रवृत्त मार्ग का प्रतिपादन किया है, निराशा और कुंठा को महत्व दिया है, काम को ग्रहित बताया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी। काम मंगल से मनुष्य श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम है, प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन करना। व्याख्या है काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम तिरस्कृत उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त छंद प्रसाद द्वारा रचित कामायनी 1935 ईस्वी में महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। इस महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं जो निम्नलिखित हैं। इसका देखिए क्रम से भी लगाने के लिए आ सकता है कि कामायनी के सर्ग को क्रम से लगाइए तो हो जाएगा। पहला क्या है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, शोक, संघर्ष, निवेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। यहाँ तक हमने बात कर लिया। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात होगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।